बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुसरत फ़ातिमा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फ़िज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 फ़िज़िक्स पार्ट 2 का स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो हमने आज जो पढ़ना है वो है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर एंड रियोस्टेट। आज हमने ये पढ़ना है। तो अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इब्तदाई मालूमात। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बहाव में जो अपोजिशन आएगी, जो मुखालफत आएगी, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। सेकंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स, यानी वायर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इसका आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। यानी वायर की रेजिस्टेंस लेंथ पे, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। स्टेट ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट देनी है आपने। तो ओहम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical states such as temperature etc. of the conductor remains constant। ओम्स ने कहा कि अगर किसी भी सर्किट में से, किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास कर रहा है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। लेकिन उस वक्त तक ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जब तक कि उसकी फिज़िकल स्टेट्स सच एज टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म V इज़ इक्वल टू IR, ये ओहम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म है। और ओहम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ओहम्स लॉ किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, करंट फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल के लिए या रेजिस्टेंस के लिए हम ओहम्स लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको वोल्टेज दिया होगा और साथ में करंट दिया होगा तो हम उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उस कंडक्टर की। और इसी तरह अगर आपको रेजिस्टेंस दी होगी, वोल्टेज दिया होगा तो हम करंट फाइंड कर लेंगे। और अगर आपके पास करंट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगी तो हम उसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कार्बन रेजिस्टर्स। तो कार्बन रेजिस्टर किस से बनते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड ceramic rod or cone called substrate on which is deposited a thin resistive film of carbon। कार्बन रेजिस्टर हम किस तरह बनाते हैं? हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल है, हाई ग्रेड सिरामिक रॉड है या कोन है जिसके ऊपर कार्बन की एक थिन सी रेजिस्टिव लेयर या एक थिन सी रेजिस्टिव फिल्म चढ़ा दी जाती है। तो इस तरह हमारे पास कार्बन रेजिस्टर बन जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टर, यानी अगर आपके पास एक रेजिस्टर है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हो? तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय कलर कोड विच कंसिस्ट्स ऑफ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ रेजिस्टर्स। और इन रेजिस्टर्स के, इन कार्बन रेजिस्टर्स के यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कार्बन रेजिस्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। दी कलर कोड्स, कलर और साथ में उसके वैल्यू दी हुई है। ब्लैक कलर के लिए उसकी वैल्यू 0, ब्राउन 1, रेड कलर के लिए 2, ऑरेंज कलर इसके लिए 3, येलो इसकी वैल्यू है 4,
ग्रीन इसकी वैल्यू 5, ब्लू इसकी वैल्यू है 6, वायलेट इसकी वैल्यू 7, ग्रे 8 और वाइट इसकी वैल्यू है 9। यानी इन कलर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी गई है। कलर है हमारे पास ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, और इनकी वैल्यूज़ इनके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली आप इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये एक रजिस्टर हमें दिया हुआ है, कार्बन रजिस्टर। इसके ऊपर ये 4 बैंड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट बैंड है हमारे पास रेड कलर का, सेकंड बैंड है ग्रीन, थर्ड बैंड है ब्लैक एंड फोर्थ बैंड है सिल्वर कलर। तो इन्हीं बैंड्स के अकॉर्डिंग हमने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट बैंड है, जो इस बैंड का कलर है, जितनी इसकी वैल्यू है वो उसका फर्स्ट डिजिट होगा। जैसे कि अगर ये रेड बैंड है और ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट डिजिट होगा। रेड की वैल्यू है 2, तो फर्स्ट डिजिट क्या आ गया हमारे पास 2। सेकंड बैंड है ग्रीन, तो ये सेकंड डिजिट, और ग्रीन की वैल्यू है 5, तो 2, 5। और थर्ड बैंड है हमारे पास ब्लैक कलर का, तो थर्ड है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को शो करता। तो थर्ड बैंड का जो भी कलर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो उतने हमने ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो थर्ड बैंड है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक का वैल्यू है 0। तो पहला 2, 5, 0, तो 250 यानी 250 ओहम्स इस रजिस्टर की वैल्यू है। और इसकी टॉलरेंस है, ये देखिए ये सिल्वर कलर का है, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस है 10%, तो इसकी वैल्यू है ±10%। तो आपने 250 का 10% निकालना है, तो 250 का 10% होता है 25। तो फिर 250 में या तो 25 ज़्यादा हो सकता है या 250 से 25 कम हो सकता है। तो अगर 250 में हम 25 ऐड करें तो आंसर आता है हमारे पास 275, और अगर 250 में से 25 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 225। तो इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 225 ओम से 275 ओम्स के बिटवीन है। तो टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। यानी ये जो मार्क वैल्यू हमने यहाँ पे 250 ओम्स अगर फाइंड की तो 250 ओम्स इसकी मार्क वैल्यू है। अब लास्ट बैंड है सिल्वर, तो 10% है इसकी, ±10% इसकी टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस का मतलब हुआ कि मार्क वैल्यू से इसकी वेरिएशन, तो पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। तो यहाँ पे 250 हमने इसकी मार्क वैल्यू थी, ±10%, तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू 225 ओम से 275 ओम्स तक है। तो टॉलरेंस के लिए बेटा आपको मैं बताऊं कि लास्ट बैंड जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस के लिए है। ये फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है, या कोई भी नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर सिल्वर बैंड होगा लास्ट पे, फोर्थ बैंड, सिल्वर बैंड शोज़ अ टॉलरेंस ऑफ ±10%। यानी कि अगर फोर्थ बैंड जो होगा वो सिल्वर कलर का होगा तो उस वक्त उसकी टॉलरेंस होगी, उस रजिस्टर की टॉलरेंस होगी ±10%। और अगर लास्ट बैंड यानी फोर्थ बैंड गोल्ड का होगा तो उसकी टॉलरेंस होगी ±5%। यानी अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है और उसका फोर्थ बैंड या लास्ट बैंड जो है वो गोल्ड का है तो उस वक्त उसकी टॉलरेंस, उस रजिस्टर की टॉलरेंस जो होगी वो ±5%। और अगर फोर्थ बैंड होगा ही नहीं, एब्सेंस ऑफ फोर्थ बैंड शोज़ टॉलरेंस ऑफ 20%, कि अगर फोर्थ बैंड होगा ही नहीं तो उस वक्त उस रजिस्टर की टॉलरेंस जो होगी वो ±20% होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक 1000 ओम की रेजिस्टेंस है और इसकी टॉलरेंस है 10%, तो टॉलरेंस 10%, 1000 का 10% होता है 100। तो 1000 में से या तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर 100 ऐड कर दें। तो अगर हम 1000 में 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 900 ओम्स आती है, और अगर हम 1000 में 100 ऐड करते हैं तो 1100 ओम्स आती है। तो फिर इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है
वो लाई कर रही है बिटवीन 900 ohms एंड 1100 ohms. It is very easy to remember colors and their respective numbers with the help of this sentence. यानी आपको जो कलर्स दिए हैं ब्लैक ब्राउन, इनका ब्लैक के लिए 0 नंबर है और ब्राउन के लिए 1 है, तो इन नंबर्स, इन कलर्स को भी याद रखना और उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स को याद रखना बहुत आसान है. सिर्फ आप ये एक सेंटेंस याद करेंगे और वो ये है, बी रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट. B for black, B for brown, R for red, O orange, Y yellow, G green, B blue, V violet, G grey और W white. तो ये आप सेंटेंस याद कर लें कि बी रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट, और इन्हीं को इसी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली आप नंबर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. पहले एक टेबल भी आपको दिखाया जिसमें आपको ब्लैक कलर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. तो आप इस सेंटेंस से इन कलर्स को भी आसानी से याद रख लोगे और उनके नंबर्स को भी याद रख सकोगे. तो ये सेंटेंस क्या है, बी रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट. स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रजिस्टर है जिसमें फर्स्ट बैंड जो है वो रेड कलर का है, सेकंड बैंड जो है वो ग्रीन कलर है, और थर्ड बैंड है ब्लू कलर, और फोर्थ बैंड है सिल्वर. तो आपको जैसे बताया मैंने कि फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट और थर्ड बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़. ठीक हो गया. तो यहाँ अगर हम इस रजिस्टर की वैल्यू देखें तो ये देखिए, फर्स्ट बैंड है इसका रेड कलर का, तो रेड के लिए फर्स्ट डिजिट 2, फिर ये ग्रीन के लिए 5, और ये ब्लू है तो ब्लू का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, तो 6 हम नहीं लिखेंगे, हमने थर्ड को लिखना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़. तो 6 है तो 6 ज़ीरोज़, तो 25 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 2,50,00,000 ओम्स. ठीक हो गया. और यहाँ पे इसका जो टॉलरेंस है वो ±10% है, तो इसकी मार्क वैल्यू से 10% ज़्यादा भी हो सकती है, 10% कम भी हो सकती है. न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट रेड कलर है, फर्स्ट बैंड डिजिट एज इट इज़ आपने लिख दिया 2, सेकंड बैंड है ग्रीन, इसका डिजिट आपने लिख दिया 5, और थर्ड है ब्लू, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ब्लू के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, तो ये 6 ज़ीरोज़ आपने लगा दी. ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई ओम्स में, और ±10%. 10% हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसका फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर कलर का है, और सिल्वर कलर की टॉलरेंस होती है ±10%. यहाँ एक और रजिस्टर दिया हुआ है. इस रजिस्टर का फर्स्ट बैंड भी ग्रीन है, सेकंड बैंड भी ग्रीन है, और थर्ड बैंड जो है वो रेड है, फोर्थ बैंड इसका गोल्ड में है. तो फर्स्ट ग्रीन है तो ग्रीन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट तो 5, सेकंड बैंड भी डिजिट के लिए तो ये भी 5 हो गया, और थर्ड बैंड है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो रेड कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. और साथ में ये गोल्ड है तो गोल्ड की टॉलरेंस है ±5%. तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे 5500 ओम्स, और साथ में ±5%. फोर्थ बैंड गोल्ड है तो उसकी टॉलरेंस है 5%. एक और रजिस्टर दिया हुआ है, इसमें ये रेड कलर फर्स्ट बैंड, इसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, सेकंड बैंड ब्लैक, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0, और थर्ड बैंड है येलो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 4. तो 2 0 और साथ में 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी येलो की. तो कितना आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 2 लाख, और साथ में ओम्स आप इसका यूनिट दे देंगे. और ये गोल्ड है इसका फोर्थ बैंड, तो ±5%. और ये रजिस्टर की एक आपको और भी डायग्राम दिखा दूँ.
ये रेजिस्टर का फर्स्ट बैंड है रेड कलर, सेकंड है ब्राउन और थर्ड है ग्रीन, और ये लास्ट पे इसका जो फोर्थ बैंड है ये गोल्ड में है। रेड के लिए है 2, ब्राउन के लिए है 1 और ग्रीन के लिए है 5 ज़ीरोज़। क्योंकि ग्रीन की वैल्यू 5 है तो थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो 21 के साथ 5 ज़ीरोज़। ये इसकी ओम्स में रेजिस्टेंस आ गई, और साथ में ये गोल्डन कलर का है तो गोल्ड में टॉलरेंस होती है ±5%। रियोस्टेट क्या है? एन अलॉय ऑफ कॉपर containing manganese 13 to 18% and nickel 1 to 4%. It has high electrical resistance that doesn't vary greatly with temperature and is used in resistors. एक कॉपर का अलॉय है जिसके अंदर मैंगनीज और निकल दोनों मौजूद हैं और इसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इट डजेंट वेरी ग्रेटली विद टेम्परेचर के बढ़ने के से इसकी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती। रियोस्टेट होती क्या है? वायर बाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रियोस्टेट क्या है? वायर बाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बनती किस तरह है? एक वायर को हमने इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर बाउंड कर देना है, तो उस तरह वो हमारे पास रियोस्टेट बन जाएगी। और इस रियोस्टेट के 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल फिक्स होते हैं और 1 टर्मिनल वेरिएबल होता है। तो रियोस्टेट की जो डायग्राम है वो ये है, इस तरह करके होगी रियोस्टेट। ये आपके पास ये है इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग सिलेंडर है ये वाला, इसके ऊपर हमने वायर को वाउंड कर देना है, और इस तरह वायर इसके ऊपर यूँ वाउंड हुई होगी, क्लोजली वायर वाउंड होगी। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू दी लेंथ ऑफ दी वायर, तो जितनी वायर की लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। तो हम रियोस्टेट को सर्किट में इस तरह लगाते हैं कि इसके हम 2 टर्मिनल यूज़ करेंगे, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल सी। टर्मिनल ए को हम सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे और इसका जो टर्मिनल सी है उसको नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। तो ये इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर हमने वायर को वाउंड कर दिया, ये ठीक हो गया। उसके बाद ये है इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, अगर ये यहाँ पे है तो इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे, बाकी नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह ये इसके टर्मिनल्स, तो ये वाला टर्मिनल एक, ये टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल इसका बी, यानी इस वायर की एक एंड यहाँ से कनेक्ट है और दूसरी एंड पॉइंट बी के साथ है। और ये वाला जो टर्मिनल सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो जब भी आपने सर्किट में लगाना है तो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी को हम यूज़ करेंगे। तो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगी उतनी ही ये सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। It consists of a bare magnet wire wound on an insulating cylinder. The ends of the wire are connected to 2 fixed terminals A and B. The third terminal C is connected to a sliding contact which slides over the wire. टर्मिनल A है, हमने इसको सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और टर्मिनल C को हमने, जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको हमने नेगेटिव ऑफ द सर्किट हमने उससे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस वक्त यहाँ पे है, अगर वायर बाउंड हम यहाँ इसके ऊपर करेंगे तो उस वक्त जितनी वायर की लेंथ होगी उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस होगी। जैसे कि ये, तो अगर हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट ए से यहाँ तक मूव करके आया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया, तो ये वाली रेजिस्टेंस होगी, बाकी नहीं होगी, क्योंकि ये सर्किट में मौजूद ही नहीं है। तो ए से सी तक की जो लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ये ऑफ़र करेगा सर्किट में। अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ज़रा और आगे मूव करवाएंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, तो उस वक्त लेंथ ऑफ द वायर जो होगी वो ये हो जाएगी, इतनी। तो जितनी लेंथ ऑफ द वायर होगी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। और अगर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करके पॉइंट बी तक चला जाता है, एंड तक मूव कर जाता है, यानी अगर ये यहाँ तक मूव करके चला जाता है, तो उस वक्त जो इसकी लेंथ ऑफ द वायर होगी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही
ये सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रियोस्टेट जो है सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज़ होता है और ये क्या है, वायर माउंट वेरिएबल रेजिस्टर है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी, ये दोनों फिक्स टर्मिनल है और इन्हीं फिक्स टर्मिनल के बिटवीन जो वायर है वो वाउंड हुई है ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। जो थर्ड टर्मिनल सी है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है या कनेक्टेड है और ये स्लाइड करता है ओवर दी वायर। रियोस्टेट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो रियोस्टेट को हम एज आ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर के लिए ये जो है सर्किट डायग्राम दी हुई है, ये इसका टर्मिनल ए, रियोस्टेट का टर्मिनल ए, ये दूसरा इसका फिक्स टर्मिनल बी और ये वाला है इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। टर्मिनल ए को हमने सर्किट के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और टर्मिनल बी को हमने सर्किट में नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब अगर टर्मिनल सी जो है पॉइंट ए पे होगा तो उस वक्त लेंथ ऑफ द वायर 0 होगी और जब लेंथ ऑफ द वायर 0 होगी तो ये सर्किट में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर यही टर्मिनल सी जो है ये मूव करके फ्रॉम पॉइंट ए से यहाँ पे आ जाता है तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जितनी इस वायर की लेंथ होगी उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस होगी। और अगर यही टर्मिनल सी जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगी तो फिर इसकी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये बिहेव करेगा एज आ वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? रियोस्टेट एक्ट्स एज आ वेरिएबल रजिस्टर when the terminal A and sliding terminal C are connected in a circuit. The resistance between the fixed terminal A and the sliding terminal C is varied by moving the sliding terminal. के यहाँ से टर्मिनल A जो फिक्स टर्मिनल A है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है, इनके बिटवीन रेजिस्टेंस को हम कैसे वेरी कर सकते हैं? बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओवर द वायर। तो अगर ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस होगी और अगर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ चला गया है तो उस वक्त फ्रॉम पॉइंट ए से सी तक की जो लेंथ होगी वही रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होगी और इस तरह ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन द सर्किट। तो इस ऐसे हम रियोस्टेट को एज आ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। रियोस्टेट को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, टर्मिनल ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और टर्मिनल बी को नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो रेजिस्टेंस है इसको हम कैपिटल लेटर आर से शो करते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो है वी वोल्ट। ठीक हो गया। अब जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी और बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आर होगी। उसको हम स्मॉल लेटर आर से शो करेंगे। तो इस वक्त स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लिखेंगे वी बी सी। तो वी बी सी इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसको एज आ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करेंगे। तो रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, a potential V is applied across the terminal A and B of the rheostat wire of resistance R. Then current passing through it is given by I is equal to V divided by R. According to Ohm's law, V is equal to IR या I is equal to V divided by R. Potential drop across the portion of the wire BC, हमने जो वायर BC यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मैयर अगर करना है तो वो क्या होगा? VBC is equal to current multiplied by resistance of the portion of the wire BC. According to Ohm's law, V is equal to IR. तो अगर V पोटेंशियल अक्रॉस BC हमने फाइंड करना है तो VBC is equal to current multiplied by resistance of the portion of the wire BC. तो VBC is equal to I और स्मॉल लेटर R, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि B और C के बिटवीन जो रेजिस्टेंस होगी या B और C के बिटवीन जो वायर का पोर्शन होगा उस वक्त जो वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल लेटर R से शो करेंगे।
तो वी बी सी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, कि यहाँ पे जो करंट आई है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, करंट आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, तो वी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, या वी बी सी इज इक्वल टू आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय वी। इसको हम एज आ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है, ये देखिए इस दूसरे सर्किट डायग्राम में अगर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करके जा रहा है टूवर्ड्स पॉइंट ए, तो उस वक्त रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इंक्रीज बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज। और अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स एंड ए, तो फिर उस वक्त आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस वी बी सी वो भी इंक्रीज़ करेगा, कि यहाँ से यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, स्मॉल आर इंक्रीज़ करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फिर पोटेंशियल अक्रॉस वी बी सी वो भी इंक्रीज़ करेगा। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ एवेल्यूएशन के लिए क्वेश्चन देती हूँ और इनके आंसर मुझे बताने होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू ऑब्टेन 0 ओम रजिस्टर। हमने कार्बन रजिस्टर्स पढ़े हैं और वहाँ से हमने डिफरेंट रजिस्टर जो है, मैंने आपको रजिस्टर बनाने का तरीका भी बताया है और उनकी वैल्यू भी फाइंड करने का तरीका बताया है। तो अगर हमने 0 ओम रजिस्टर बनाना हो तो आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे लेंगे 0 ओम रजिस्टर। कलर कोड कार्बन रजिस्टर से आपने बताना है। तो हाउ वुड यू ऑब्टेन 0 ओम रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द यूजेस ऑफ रियोस्टेट। आपने रियोस्टेट के यूजेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस से क्या मुराद है। जो हमने कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, यानी जो हमने कार्बन रजिस्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने टॉलरेंस के बारे में भी पढ़ा है। तो टॉलरेंस भी आपने बताना है कि ये टॉलरेंस क्या है और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। और शो द कलर्स फॉर रेजिस्टेंस आर इज़ इक्वल टू 27,000 ओम्स विद टॉलरेंस ±10%। यानी आपके पास एक रजिस्टर ऐसा है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 27,000 ओम्स। तो इस 27,000 ओम्स के रजिस्टर के लिए कलर्स की तरतीब क्या होगी, या कलर के बैंड किस कलर के होंगे कि हमें 27,000 ओम की रेजिस्टेंस मिले और उसकी टॉलरेंस भी हो ±10%। तो ये आपने मुझे क्वेश्चन जो है इनका आंसर करना है और आपने मुझे ये बताने हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।